वेलकम टू CEC लेक्चर सीरीज। अपने दूसरे लेक्चर सीरीज के अंदर हम लोग आज भारतीय राजनीतिक उपागम के ऐतिहासिक उपागम पर चर्चा करेंगे। देखिए, ऐतिहासिक उपागम का सार यह है कि अतीत की घटनाओं का कलेक्शन, संग्रह किया जाए और विभिन्न घटनाओं और तथ्यों का परीक्षण करके कुछ सामान्य निष्कर्षों को निकाला जाए। इस उपागम को अपनाने वाले विद्वानों ने यह जानने का प्रयास किया कि अतीत की राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप क्या है या क्या था, उनका आज का क्या स्वरूप है और भविष्य में वे कौन सा स्वरूप ग्रहण करेगी। और जिन विद्वानों ने ऐतिहासिक उपागम के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले, उनमें एम फॉस्टर, पॉल स्कॉट, CR मजूमदार, AB कीथ और ओ मेले के नाम उल्लेखनीय हैं। देखिए, CR मजूमदार 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक चर्चित इतिहासकार, हिस्टोरियन रहे हैं और भारतीय विद्या भवन द्वारा कई खंडों में प्रकाशित भारतीय इतिहास, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के संपादन में CR मजूमदार का योगदान बहुत बड़ा रहा है। और 1905 के बंगाल विभाजन से लेकर ब्रिटिश शासन के अंतिम चरण तक का विवरण इसमें समाहित किया गया है। CR मजूमदार ने इस खंड में राजनीतिक आंदोलन, हिंदू मुस्लिम समस्या और भारतीय विभाजन, धर्म और सामाजिक सुधारों और समाचार पत्रों की आज़ादी का बड़ा प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक में। और देखिए, जवाहरलाल नेहरू की 3 प्रसिद्ध कृतियां हैं। पहली आत्मकथा, अन ऑटोबायोग्राफी, सेकंड विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड थर्ड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ना सिर्फ एक विचारक थे बल्कि स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने संसदीय संस्थाओं को मजबूत करने का सुनहरा अवसर भी मिला। और नेहरू के अनुसार लोकतंत्र का अन्य कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि इसमें सभी संस्थाओं का शांतिपूर्ण, सभी समस्याओं का और सभी संस्थाओं की जितनी भी समस्याएं हैं उनका शांतिपूर्ण हल ढूंढने का प्रयास किया जाता है। AB कीथ ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अनेक शासकीय संस्थाओं की कार्यविधि का उल्लेख किया। और ओ मेले ने इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के उद्गम और विकास को समझने का प्रयास किया। जहां तक VP मेनन का प्रश्न है, VP मेनन ने अपनी पुस्तक देसी रियासतों का विलय, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में भारतीय रजवाड़ों और देसी रियासतों के भारत में सम्मिलन की, उनके विलय की कहानी प्रस्तुत की है। और इसका अद्भुत उपलब्धि का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, क्योंकि आपको याद होगा VP मेनन सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव हुआ करते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की चतुराई और कूटनीति ने भारत को अनेक टुकड़ों में बंटने से, विभाजित होने से बचाया था। देखिए, ऐतिहासिक विधि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित थी, फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स पर आधारित थी, परंतु इतिहासवाद की कुछ कमियां भी थी। जैसे CR मजूमदार और जवाहरलाल नेहरू ने कहीं कहीं कल्पना की, बहुत ज्यादा कल्पना पर आधारित विचार भी प्रस्तुत किए। नेहरू ने अपनी कुछ खास रुझानों की पुष्टि के लिए ऐतिहासिक उपागम का भी सहारा लिया। चूंकि देखिए, ऐतिहासिक उपागम को मूल्यों पर आधारित, कभी कभी तथ्यों पर आधारित और वैज्ञानिकता का अभाव का दोषारोपण किया जाता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखना होगा कि ऐतिहासिक उपागम के माध्यम से हमें तत्कालीन विचारक ने जो अपनी पुस्तक में विचार प्रस्तुत किए हैं, उसके माध्यम से हमें उसके समय में मौजूद परिस्थितियों, उसके समय को लेकर, उस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को लेकर और उस स्थान को लेकर बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसलिए ऐतिहासिक उपागम में टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांस का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और जहां तक पॉलिटिकल थ्योरी की बात है, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ऐतिहासिक उपागम का उपयोग जॉर्ज H. सेबाइन ने किया था। इसके उपरांत हम लोग दूसरे उपागम की बात करेंगे, संस्थागत कानूनी उपागम। ये उपागम भी परंपरागत उपागम की ही एक शाखा है। परंपरागत उपागम के अंदर हमने सबसे पहले जिक्र किया था दार्शनिक उपागम, इसके पश्चात हम लोगों ने ऐतिहासिक उपागम की बात की और अब हम लोग लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, जो संस्थागत कानूनी उपागम है, उसकी चर्चा करेंगे।
देखिए 20वीं सेंचुरी के पोस्ट में उत्तरार्ध में बहुत ऐसे विचारक आए सामने जिन्होंने राजनीतिक संस्थाओं को दार्शनिक उड़ान और ऐतिहासिक ताने बाने से दूर रखने की कोशिश की, और इन्होंने अपने जो विचार दिए वो यथार्थ पर, वास्तविकता पर आधारित थे। इन्होंने यथार्थ से जुड़ने की कोशिश की और वैज्ञानिकता के आधार पर अपने बहुत सारे विचारों को, तर्क के आधार पर अपने बहुत सारे विचारों को प्रस्तुत किया। इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं को, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को प्योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से विचार किया, और जिन विद्वानों ने, और इन्होंने विशेष रूप से औपचारिक कानूनी संहिताओं को, जो फॉर्मल लीगल कोड्स होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस पर बहुत बल दिया। इसमें नॉर्मन डी पॉमर, मॉरिस जॉन्स, A.B. पाल, D.D. बासु, सुभाष कश्यप, ग्लैडहिल, आइवर जेनिंग्स और ग्रेनविल ऑस्टिन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और इन विद्वानों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से भारतीय संविधान के बहुत सारे पहलुओं पर अपना विचार प्रस्तुत किया। जैसे देखिए, संविधान में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावलियों को इन्होंने उजागर किया, जैसे नागरिकता को लेकर, अधिकारों को लेकर, समानता को लेकर, स्वतंत्रता और नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर कि इनका क्या अर्थ है, और इनको लेकर समय समय पर जो विचार उत्पन्न हुए भारत में, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के दिए हुए निर्णय ही क्यों ना हो, उस पर भी इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद, संघीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल, राज्यपाल इत्यादि बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के, कानूनी शक्तियों के बारे में भी बताया, और इनके कानूनी अधिकारों और उनकी वास्तविक भूमिका के बीच क्या अंतर है, इसको भी इन्होंने उजागर किया। इसके उपरांत संसदीय सर्वोच्चता का क्या अर्थ है, पार्लियामेंट्री सुपरमेसी क्या होती है, संसदीय सर्वोच्चता क्या है, इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया। और भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, उसका जिक्र भी किया। और क्या इस शक्ति की वजह से संसद और कार्यपालिका की शक्तियां आज सीमित हो चुकी हैं, इसको भी इन लेखकों ने अपने विचारों में और अपनी पुस्तकों के माध्यम से उजागर किया। इसके उपरांत भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, फिर भी ऐसा क्यों कहा जाता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप तो संघात्मक है, परंतु उसकी आत्मा एकात्मक है, और कभी कभी भारत को अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल भी कहा गया। और लगभग 4 दशक पहले भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया, जिसे हम दल बदल, डिफेक्शन, दल बदल कानून का नाम दिया गया। चौथे आम चुनावों के बाद 17 महीने की अवधि में 17 राज्य सरकारें हमने पलटती हुई देखी, और डॉक्टर सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तक में दल बदल की घटनाओं का, जो भारत में बहुत सारे दलों ने दल बदला, यानी जिस दल की टिकट पर आप जीत के आए और बाद में आपने उस दल को छोड़कर दूसरे दल को ज्वाइन कर लिया, उसे दल बदल कानून लागू होता है। हाँ, इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके लिए डिटेल में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रत्येक स्टूडेंट को D.D. बासु और सुभाष कश्यप की पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। इसमें प्रोफेसर MP सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी में। इंडियन फेडरल स्टडीज में प्रोफेसर रेखा सक्सेना, प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोफेसर रेखा सक्सेना अभी भी दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, और प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत समय पहले रिटायर हो चुके हैं, पर आज भी वे अपना अध्ययन चालू रखे हुए हैं। देखिए, आइवर जेनिंग्स और ग्रेनविल ऑस्टन को हम उन विद्वानों की श्रेणी में रखेंगे जिन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों की राजनीतिक संस्थाओं का भारतीय संस्थाओं से तुलना किया और बहुत बड़ा योगदान अपनी पुस्तकों के माध्यम से दिया। सुभाष कश्यप की रचनाओं में हमें संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ राजनीतिक दल, दबाव गुटों, प्रचार साधनों, दल बदल की राजनीति का भी उल्लेख मिलता है। और जहां तक देखिए संस्थागत कानूनी उपागम का प्रश्न है, इसके अंतर्गत हमें इसके 3 खास लक्षण दिखाई देते हैं। पहला, इस अध्ययन को अपनाने वाले विद्वानों ने डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट, वर्णनात्मक शैली को अपनाया है, और इन्होंने भारतीय संविधान, राष्ट्रपति और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के कानूनी पक्ष यानी औपचारिक शक्तियों का बहुत विस्तार से वर्णन किया। इन विद्वानों के संस्थाओं का केवल वर्णन मात्र से ही संतोष नहीं किया, इन्होंने खास समस्याओं के समाधान पर कोशिश नहीं की। वे ये नहीं बतलाते कि राजनीतिक परिवर्तन किन किन तत्वों पर निर्भर होता है।
दूसरा, इनमें से अधिकांश लेखकों ने राजनीति के डायनामिक फैक्टर्स, वो कारक जो राजनीति को बहुत ही गत्यात्मक तरीके से, गतिशील तरीके से प्रभावित करते हैं, उनकी उपेक्षा की। और गतिशील कारकों का अभिप्राय है उन तत्वों से जो राजनीतिक आचरण को प्रभावित करते हैं और जिनके कारण राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप बदलता रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, प्रेशर ग्रुप्स हो, सोशल इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हो या टेंडेंसी ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो। और देखिए, इन लेखकों ने कभी नहीं बताया कि विभिन्न सामाजिक वर्गों, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं को किस प्रकार से आज अपाहिज बना दिया है, पंगु बना दिया है। तीसरा, कानूनी संस्थागत उपागम में अनुभाविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया, एम्पिरिकल फैक्ट्स पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया। देखिए, अनुभाविक तथ्यों का मतलब है वो तथ्य जिनका वैज्ञानिकता के आधार पर परीक्षण किया जा सकता है, उनको अनुभव किया जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है। ऐसे तथ्यों पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। फलस्वरूप इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त परंपरागत उपागम के महत्व पर यदि हम ध्यान दें तो परंपरागत उपागम ने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए वो बाद के बहुत सारे विश्लेषणों में और अध्ययनों में काफी उपयोगी साबित हुए। और इनके विषय में जानकारी ना होने से राजनीति का विद्यार्थी ऐसी कई बातों से अनजान रह जाएगा जिसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। इसके उपरांत हम लोग आधुनिक राजनीति का जो आधुनिक उपागम है उसके बारे में गौर करना चाहेंगे। देखिए, राजनीति के आधुनिक उपागम की बहुत सारी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। मसलन राजनीति के जितने भी आधुनिक विचारक हैं उन सभी का कहना था कि राजनीति में केवल औपचारिक संस्थाओं का ही अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि राजनीति में बहुत सारी अनौपचारिक संस्थाएं भी होती हैं, उनका भी अध्ययन राजनीति में किया जाना चाहिए। और जैसा कि जानते हैं हम लोग कि आधुनिक उपागम के अंतर्गत तथ्यों पे बहुत जोर दिया गया, वैज्ञानिक अध्ययन पे बहुत जोर दिया गया, उन सभी बातों पे बहुत जोर दिया गया जिनका तर्क संगत स्पष्टीकरण किया जा सके। यही वजह है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान में तथ्यों पर, आंकड़ों पर और तुलनात्मक अध्ययन पर भी बहुत जोर दिया गया। वैसे तो परंपरागत उपागम में भी तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया, पर मौलिक रूप से यदि हम आधुनिक उपागम का अध्ययन करें, एक समाज शास्त्रीय उपागम, सोशियोलॉजिकल अप्रोच, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था उपागम, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच, जिसे व्यवहारवादी उपागम भी कहा जाता है, और तीसरा मार्क्सवादी उपागम और राजनीतिक विकास उपागम, मार्क्सिस्ट अप्रोच एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। सबसे पहले हम लोग समाजशास्त्री उपागम का अध्ययन करना चाहेंगे, इसको समझना चाहेंगे। देखिए, हाल ही के वर्षों में सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो समाजशास्त्री उपागम है वो काफी फेमस हुआ है। और समाजशास्त्र में उन मनोवृत्तियों को, उन मूल्यों को और उन विश्वासों का अध्ययन शामिल होता है जो हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर को प्रभावित करते हैं, हमारे राजनीतिक आचरण को प्रभावित करते हैं। इसमें परिवार, स्कूल, गांव, बहुत सारे जातीय संगठन और समूह, धार्मिक संगठन, औद्योगिक घरानों यानी औद्योगिक जगत, जनसंचार के साधनों और उन सभी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जो राजनीतिक मूल्यों और आचरण को प्रभावित करते हैं। राजनैतिक समाजशास्त्री अक्सर इस तरह का प्रश्नों का उत्तर बहुत ढूंढते हैं। देखिए, यदि माता पिता दोनों ही किसी एक दल विशेष के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस बात की कितनी संभावना है कि उनके बच्चे भी उसी दल के राजनीतिक पक्ष में मतदान करेंगे। क्या सभी राजनीतिक दलों द्वारा नारी के हितों की, वुमेन प्रोटेक्शन की, वुमेन सिक्योरिटी की, वुमेन राइट्स की उपेक्षा की गई है? क्या मतदान प्रतिशत साक्षरता और आय के साथ, जब व्यक्ति की साक्षरता बढ़ती है, व्यक्ति ज्यादा पढ़ लिख जाता है, व्यक्ति की इनकम ग्रोथ होती है, तो क्या उसके साथ मतदान का प्रतिशत भी बढ़ता है या उसमें कमी आती है? और इसके अतिरिक्त भारत में जाति और राजनीति के बीच क्या गहरा संबंध है? इन सब का अध्ययन राजनीति के समाजशास्त्रीय उपागम में किया जाता है। देखिए, राजनीति के समाजशास्त्रीय उपागम में बहुल संस्कृति का भी अध्ययन किया जाता है। मल्टी कल्चरल सोसाइटी, मल्टी कल्चर, बहुल संस्कृति या बहुसंस्कृति का भी अध्ययन किया जाता है। और इस क्षेत्र में M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई,
आंद्रे बेते, रजनी कोठारी आदि विद्वानों का कहना था कि भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है, जहां हमें विभिन्न मजहब को मानने वाले, भाषा को उपयोग करने वाले बहुत सारी जातियां और जनजातियों की मौजूदगी के कारण भारत को एक बहुल संस्कृति, मल्टी कल्चरल कंट्री कहा जा सकता है और इसके बीच सहयोग और समन्वय का सूत्र आज विद्यमान है। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि सभी वर्ग राजनीतिक सत्ता पर वर्चस्व का प्रयास करते हैं, जिसके कारण इनके बीच कंपटीशन का पाया जाना स्वाभाविक होता है। देखिए, एम.एन. श्रीनिवास का कहना था कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए यह जरूरी है कि उसे निम्न जातियों की राजनीतिक आकांक्षाओं से भी जोड़कर देखा जाए। राजनीतिक दलों और उनके नेताओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की आज होड़ सी दिखाई देती है। अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल लोक लुभावन दबावों के आगे घुटने टेक देने की प्रवृत्ति आज एक दुखद संयोग माना जा सकता है। अल्पसंख्यकों को 4.5% आरक्षण देने का भारत सरकार का आदेश भी आंध्र प्रदेश द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया और अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में मराठाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उसे भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गैर संवैधानिक घोषित किया गया है। ये बिल्कुल अभी कुछ दिनों पहले की घटना है। देखिए, भारतीय समाज में यदि हम शक्ति संरचना को गौर करें तो वो एक पिरामिड की भांति दिखाई देती है, जिसके निचले स्तर पर हमें बहुत सारी ग्रामीण शक्ति संरचना और नेतृत्व दिखाई देता है। और ग्रामीण विकास के संबंध में यदि हम देखें तो बसंत देसाई की एक मान्यता बहुत सार्थक दिखाई देती है कि इसके लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण और लोगों की जनतांत्रिक सहभागिता को बढ़ा, यानी ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण भारत के विकास के लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, जनतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। और 1980 व 90 के दशकों में समाजशास्त्रीय अनुसंधान के कुछ प्रमुख मुद्दे रहे थे, जिनमें जेंडर क्वेश्चंस था, लैंगिक मुद्दे थे, एनवायरमेंटल इश्यूज था, पर्यावरण के संबंध में मुद्दे उठाए गए तथा सबल्टर्न इश्यूज को इसमें उठाया गया, यानी उपेक्षित वर्ग के संबंधित मुद्दों को, जो निम्न वर्ग है, जो हाशिए पे रह गए हैं, उनसे संबंधित समस्याओं और मुद्दों को भी इसमें उठाया गया। इसके उपरांत देखिए दूसरा उपागम आता है पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच। ये बहुत महत्वपूर्ण उपागम है। इसे हिंदी में राजनीतिक व्यवस्था उपागम भी कहा जाता है। देखिए, परंपरागत विद्वानों ने अपना पूरा ध्यान राज्य सरकार, संविधान और बहुत सारे औपचारिक संस्थाओं पर केंद्रित रखा और बदलती हुई परिस्थिति में यह प्रणाली बहुत ज्यादा उपयुक्त हमें नहीं दिखाई देती। यही वजह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से ऐसे विचारक आए जिन्होंने राजनीति की औपचारिक संस्थाओं पर, यानी कार्यपालिका पर, विधानमंडल पर और न्यायपालिका पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि राजनीति के इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पर, अनौपचारिक संस्थाओं पर बहुत बल दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि सरकारों के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा राजनीतिक व्यवस्थाओं पर, राजनीतिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत केवल औपचारिक संस्थाओं का ही, किसी भी देश के जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इसमें इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस का भी, उन सारी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है जो किसी भी देश विशेष की राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करते हैं और करने की क्षमता रखते हैं। देखिए, डेविड ईस्टन का नाम राजनीतिक व्यवस्था उपागम के साथ जुड़ा हुआ है और डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा था कि किसी भी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था, म्यूचुअल इंटरैक्शन का एक ऐसा सिस्टम जिससे समाज में बाध्यकारी और अधिकारपूर्ण आवंटन होते हैं, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। यहां पर अधिकारपूर्ण आवंटन यानी अथॉरिटेटिव एलोकेशन, राजनीति को परिभाषित करते हुए डेविड ईस्टन ने कहा था कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। और देखिए, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन का अर्थ है कि नीति निर्धारण में एक ऐसी आधिकारिक सत्ता होनी चाहिए जिसके निर्णय सर्वमान्य हो और जनता उसके निर्णयों का पालन स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से करती चली जाए और वो लोगों पर बाध्य हो। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ऐसी बहुत सारी नीतियां निर्धारित की जाती है जो समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए बाध्यकारी हो।